मैंने जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया, वो जानती है पुजारी और हरिया इस लड़की को कहाँ ले गए हैं? कंदरी बोली, महाराज मैंने पुजारी जी को इतना कहते सुना था कि हरिया तू इसे अपने तहखाने में ले जा, हम इसे आगे पहुंचा देंगे। इसके सिवा कंदरी के पास सोनिया के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अब मैंने दोबारा ड्रामा शुरू कर दिया। कंदरी के बाजू पर हाथ रखा और कहा, विशकनिया जो कुछ तुमने बताया हमें सब मालूम है, हम तेरी परीक्षा कर रहे थे। कंदरी ने सर झुका दिया, महाराज आप भगवान के अवतार हैं, अंतर्यामी हैं, आपको कैसे नहीं मालूम होगा। फिर मैंने ओम प्रभु तत्सत का नारा लगाते हुए कहा, दुर्गा की बिल्ली इसके पास पहुंच चुकी है कन्या, अब हम वापस पर लोग सधारते हैं, परंतु याद रख किसी से हमारा जिक्र मत करना, नहीं तो हम तुझे पत्थर बना देंगे। कंदरी मेरे कदमों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरा सौभाग्य है, मैं मर जाऊंगी मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालूंगी। सरोम बरहम में हम जगते। इस कदीम श्लोक को पढ़ते हुए मैं वापस मुड़ा और कदीम तरीन मकान का जीना उतर कर हाल में से गुजरता तारीख राहदारी की तरफ चल दिया। उस रात मेरी चाल देवताओं जैसी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि कंदरी की निगाहों से ओझल हो गया हूँ तो तेज तेज चलता हुआ एलवरा गार के दरवाजे पर आकर रुक गया। बाहर आसमान पर सुबह काजिब का अवलियन उजाला झलकने लगा था। मैंने दाएं बाएं निगाह डाली, वहाँ कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी के साथ गार से निकला और यूं सुकून के साथ मंदिर की एक भी दीवार के साथ चलने लगा, जैसे मुंह अंधेरे उठकर मंदिर का तवाफ करने वहां आ गया था। पुजारी प्रभाकर के हुजरे का दरवाज़ा बंद था। मैं ऊपर से होकर अपनी कोठरी में आ गया। मामला मजीद उलझ गया था। जिस लड़की की कंदरी बात कर रही थी वो सोनिया ही हो सकती थी। 2 रोज़ पहले इसे अलवरा के गार से हरिया के हवाले कर दिया गया था। बदमाश पुजारी प्रभाकर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा। ये सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की CID और पुलिस लगी हुई है। चुनाचा इसे आगे कर देने का मतलब यही था कि वो इसे किसी दूसरे बदमाश या बुर्दा फरोश के हाथ बेच देने का प्रोग्राम बना चुके हैं। भारत में ख़ासतौर पर भारत के जुनूब में औरतों की बुर्दा फरोशी आम है, क्योंकि वहाँ बेशुमार मंदिर हैं जहाँ अब भी चोरी छुपे देवदासियाँ रखी जाती हैं। ये देवदासियाँ इलाके के जागीरदारों और अय्याश अमीर कबीर सनतकारों की खिदमत के लिए मुख्तस होती हैं। इस वक्त बकौल कुंदरी के सोनिया हरिया के तहखाने में थी। ये भी खदशा था कि कहीं इन बदमाशों ने इसे आगे फ़रोख्त न कर दिया हो। मुझे उजरत करनी चाहिए। सुबह हुई तो मैं गुस्ल के बाद मंदिर में आ गया और चबूतरे पर झाड़ू देने लगा। हरिया थाली में लोबान सुलगाए अपनी कोठरी की तरफ से हरि नाम का जाप करता आया और मंदिर में मूर्ति के आगे लोबान का थाल रखकर पूजा पाठ करने लगा। अब मेरा टारगेट हरिया, ये बदमाश पुजारी प्रभाकर का सेवक था, मगर पुजारी प्रभाकर से बढ़कर मेरा मोतकिद था। वो मुझे पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी ऋषि साधु समझ रहा था। मैं इसकी इस कमज़ोरी से भरपूर फ़ायदा उठा सकता था। जब वो मंदिर की कोठरी से अपना जेनियू दुरुस्त करते हुए बाहर निकला तो जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया और बोला, महाराज अब अपने दास को सेवा करने थे। मैंने फ़ौरन कहा, हरिया तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जा शहर से हमारे लिए हलवा पूरी ला, आज हमारा हलवा पूरी खाने को मन चाहता है। हरिया ने फ़ौरन झाड़ू एक तरफ रखा और हाथ बांधकर बोला, अभी लाया महाराज, अभी लाया। वो परने से अपना मुंह पूंछता चबूतरे से उतरा, जूती पहनी और हरि ओम करता शहर की तरफ चल दिया। इसकी चाल ढाल और बोलचाल से एक लम्हे के लिए भी किसी को एहसास नहीं हो सकता था कि ये बुर्दा फरोशों के खासे बड़े गिरोह का रुकन है। असल में तो हमात आदमी पर एक बार सवार हो जाए तो फिर इसका नया रूप सामने आता है। फिर वो आदमी चाहे डाकू हो, खूनी हो, अपने गुरु के आगे भेड़ बकरी की तरह बेजरर होता है। अगरचे हरिया ने तो हमात के कमज़ोर तरीन लम्हों में भी कभी अपने बारे में सच्ची बात नहीं बताई थी। वो अंदर से बड़ा काया था और अपने मतलब का बड़ा पक्का था। मैं इसके कमज़ोर अकीदे पर ज़रब लगाकर इसकी कुदरती एहसासात यानी हिर्सो हवस और हसूल दौलत के जज्बात को बेदार करना चाहता था। जब वो हलवा पूरी लेकर आया तो मैं दरख्त के नीचे समाध लगाए बैठा गोशा चश्म से इसे आता देख रहा था। इसने बड़ी अकीदत से हलवा पूरी का दोना मेरे सामने रख दिया और अदब से एक तरफ से होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर इसे देखा और कहा, हरिया लगता है तेरी किस्मत खुलने वाली है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने मज़े से पूरी हलवा खाया। इसके बाद कुछ बेमानी श्लोक पढ़े और फिर अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हरिया की तरफ जलाली नज़रों से देखा और कहा, हरिया अपना सीधा हाथ हमारे आगे कर दे। हरिया ने जल्दी से अपनी हथेली मेरे आगे फैला दी। मैंने इसके हाथ की लकीरों पर एक निगाह डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हरिया हम पर इस वक्त पाताल रोशन है। हम तेरे अगले पिछले सारे जन्म देख रहे हैं। तेरे हाथ रेखाएं हमें तेरे अगले जन्म का, तेरे इस जन्म का सारा हाल बता रही हैं। बोल क्या चाहता है? मुझे मालूम था वो क्या तलब करेगा। बड़ी आर्जी से मेरे करीब होकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे इतना पैसा दीजिए कि मैं गांव वाली ज़मीन साहूकार से वापस ले लूँ, वहाँ अपना 2 मंजिला मकान बनाऊँ, तरचना पुली से 2 बैल खरीद कर लाऊँ
मैंने अपने चेहरे को मुतफक्कर बना लिया, जैसे एकदम से मैंने इसकी तकदीर के रास्ते में रुकावट देख ली थी। वो सहमी हुई आवाज़ में बोला, महाराज क्या बात है? मैंने इसकी हथेली की इस लकीर पर उंगली रखी, हथेली को घुमाया, फिर हथेली पीछे कर दी और कहा, हरिया एक गोरे रंग की कन्या तेरी किस्मत का रास्ता रोके खड़ी है, इसे राह से हटाना होगा। मैंने अपनी आंखें हरिया के चेहरे पर जमा दी थी। मैं इस जुमले का रद्देमल देखना चाहता था। रद्देमल खातिर खा हुआ। हरिया ने कुछ कहने से पहले मंदिर की तरफ देखा कि पुजारी कहीं इसे देख तो नहीं रहा। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आने वालों में मसरूफ था। हरिया ने आहिस्ता से कहा, महाराज ये कन्या कौन है? मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप ही बताइए, मैं इसे अपनी किस्मत के रास्ते से कैसे हटाऊं? हरिया अभी तक पल्लू नहीं पकड़ा रहा। मैंने हाथ उठाकर कहा, ये तू जान, तेरा काम जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, जा अब चला जाए यहाँ से। मगर ये हरिया के मुस्तकबिल और इसकी किस्मत के खुल जाने का सवाल था। वो कैसे जा सकता था भला? फौरन मेरे पाँव छूकर बोला, महाराज ये मेरी दुश्मन कन्या कौन है? भगवान के लिए मुझे कुछ बताइए। मैंने कहा, हरिया तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझे निराश नहीं करेंगे, ला हाथ दिखा है। हरिया ने जल्दी से हथेली मेरे आगे कर दी। मैंने इसकी हथेली की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और अंधेरे में ही निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, मैं इस कन्या को एक तहखाने में देख रहा था, मगर अब वो नजर नहीं आ रही। इसका नजर आना बहुत जरूरी है ताकि मैं इसे हमेशा के लिए तेरी किस्मत के रास्ते से हटा दूं। हरिया का तो रंग उड़ गया। इसलिए नहीं कि मैंने इस लड़की का राज खोल दिया था, जिसको वो लोग किसी बुर्दा फरोश के हाथों फरोख्त करने वाले थे या कर चुके थे, बल्कि इसलिए कि मैं इसके दिल की बात पाली थी। इसको कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं हो सकता था कि मुझे ये इल्म होगा कि इसने एक लड़की को अपने तहखाने में छुपाया था। इसने तो मेरे कदमों पर सर रख दिया और बोला, महाराज आप दिलों के भेद जानते हैं, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई है, अब क्या होगा? मैंने जलाल में कहा, कहाँ है वो? कहाँ खो दिया तूने इसको मूर्ख? अगर इसका ठिकाना मालूम ना हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी। तू सारी जिंदगी इसी तरह लोगों के जूते सीधे करता रहेगा, तुझे कभी धन दौलत नसीब नहीं होगी। हरिया हाथ बांधकर बोला, महाराज इसे धना सिंह ले गया है। अब मैंने नहले पर दहला मारा, क्या इस लड़की की आंखें नीली थी? हाँ महाराज। क्या इसका नाम सीन से शुरू होता था? हाँ महाराज, इसने अपना नाम सोनिया बताया था। वो बिल्कुल मशीनी आदमी की तरह बोल रहा था। इसने ऊपर तले सब कुछ बता दिया। मैंने ज़मीन पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ी। हरिया धना सिंह कहाँ है, जल्दी बता। मैं भी एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ, वो लड़की जहाँ कहीं भी होगी तड़प कर मर जाएगी और तेरी जिंदगी पर लक्ष्मी देवी का प्रकाश छा जाएगा। वो किस तरफ को है? पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को? हरिया को मैंने आमिल और मामूल की तरह अपने पीछे लगा लिया था। बोला, महाराज धना सिंह इसे लेकर अमृतसर के दरबार साहिब में गया है। वो सूरन मंदिर का ग्रंथी है महाराज, वो उत्तर की तरफ गया है। भगवान के लिए अभी मंत्र पढ़कर फूंके। सोनिया का पता चल गया था, मुझे वहां से अमृतसर की तरफ कूच कर जाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक ऊट पटांग मंत्र पढ़ता रहा। फिर जमीन पर एक दायरा बनाया, दायरे के बीच में अपनी उंगली रखी और एकदम से दबा दिया और चिल्लाकर कहा, नाश हो गया, नाश हो गया। हरिया तेरे दुश्मन का नाश हो गया, जा अब लक्ष्मी तेरे दर्शनों को आने वाली है। हरिया ने मेरे आगे माथा टेका। मैंने इसे जलाली लहजे में हरिया को कि इस वाक़े का किसी को मत बताए। अगर इसने किसी से इसका जिक्र किया तो इस लड़की की बदरू इसके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। हरिया बोला, महाराज मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, परंतु महाराज लक्ष्मी देवी धन लेकर कब पधारेगी मेरे घर? मैंने कहा, बस कल तक तू धन पाएगा, दौलत पाएगा। जा अब यहाँ से दफ़ा हो जा, हमें ज्ञान ध्यान करने दे। हरिया जल्दी से उठा और उल्टे पाँव वापस हो गया। मैंने गोशाए चशम से देखा कि बदमाश पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हम दोनों को देख रहा था। हरिया जब मंदिर के चबूतरे पर आया तो पुजारी ने इसको बाजू से पकड़ा और मंदिर की कोठरी में ले गया। मेरा माथा ठनका, कहीं हरिया सब कुछ न उगल दे। मगर मुझे यकीन था कि हरिया मर जाएगा, मगर इसे कभी नहीं बताएगा कि इसने मुझे क्या बताया है। दोपहर के वक्त मैं अपनी कोठरी में आ गया, पर भारकर का रवैया अभी तक नॉर्मल था। ये इस हकीकत का सबूत था कि हरिया ने इसे धना सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुर्दा फरोशों का ये असूल होता है कि वो जिसके पास माल फरोख्त करें इसका नाम पता कभी किसी को नहीं बताते। अगर वो ऐसा करने लगे तो इनका हज़ारों बल्कि लाखों का कारोबार बर्बाद होकर रह जाए। मैंने पेट के साथ लिपटा हुआ रुमाल खोला। इसमें भारतीय करेंसी में 245 रुपये थे। साधु सन्यासी वैसे भी रेल का किराया खर्च नहीं करते और बिला टिकट सफ़र करते हैं, मगर मैं टिकट खरीद कर सफ़र करना चाहता था। मेरे लिए वहाँ से निकलना कोई दुश्वार नहीं था। मैंने 100 रुपये का नोट अपनी सदरी की जेब में रखा। सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था। चुनाचा खामोशी से कोठरी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया, पर भारकर मुझे मंदिर के बाहर दरख्तों के पास मिला। नमस्कार करने के बाद बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, शहर वालों का हाल मालूम करने जा रहा हूँ बेटा, अभी लौट कर आ जाएंगे।
वहाँ से निकलते ही मैंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रुख किया। इस शहर से मैं वाकिफ़ हो गया था। कम से कम रेलवे स्टेशन को जाती सड़क का मुझे बखूबी इल्म था। एक मुद्दत के बाद मैं भारत के शुमाल मशरिकी सरहदी शहर अमृतसर का रुख कर रहा था, जहाँ से मेरी कमांडो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। मैं आज से काफ़ी अरसा पहले इस शहर वाली सरहद को अबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। वहाँ हमारा वो पुराना स्मगलर साथी शायद अब भी मौजूद हो, जिसने मुझसे स्मगलिंग का माल वसूल किया था और जिसके साथ काफ़ी ड्रामाई वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए थे। लेकिन मुझे इससे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं साधु के हुलिये में था और मेरा रंग जो पहले गोरा हुआ करता था अब काफ़ी सांवला हो गया था और कुछ जिस्म भी दुबला हो गया था। मेरा अमृतसर वाला स्मगलर हरीफ शायद ही मुझे पहचान सके। जब से मैंने सर और दाढ़ी मूछ मुड़वाई थी तब से लेकर अब तक मेरे सर और मूछ दाढ़ी के बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। मैंने उन्हें दोबारा मुड़वाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बाल मेरी गर्दन तक पहुंच गए थे, दाढ़ी भी हलक से नीचे तक आ गई थी और मूछें भी घनी होने लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमृतसर में मेरा रिकॉर्ड तकरीबन हर थाने में मौजूद है। हो सकता है किसी सीआईडी वाले की ज़ीरक निगाहें मुझे पहचान लें, इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस बार सिख बनकर अमृतसर शहर में विरद करूं। ये अच्छा ख्याल था। इस सहूलियत की वजह से एक तो मैं सीआईडी वालों की नज़रों से काफ़ी हद तक महफूज रह सकूंगा, दूसरे मुझे सूरन मंदिर यानी दरबार साहब के ग्रंथी धना सिंह से भी राह हमवार करनी थी। सिक्खी और सिखों के मज़हब और ग्रंथ साहब के बारे में मेरी मालूमात इतनी ज़रूर थी कि मैं धना सिंह ग्रंथी को मुतमईन कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यहाँ से एक लोकल ट्रेन के ज़रिए हैदराबाद आ गया। हैदराबाद दक्कन से अमृतसर तक का सफ़र बड़ा तवील था। शाम के वक्त मुझे वरिंगल जाने वाली गाड़ी मिल गई। यहाँ से मैं दक्कन एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। ये एक लंबा सफ़र था, उकता देने वाला, और मेरे लिए इस सफ़र में खदशात भी थे क्योंकि ये सारे का सारा इलाका मेरे कारनामों की याद दिलाता था। लेकिन इन वाक़यात को इतनी देर हो गई थी कि अब मैं आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। रास्ते में किसी स्टेशन पर मैं अपना हुलिया सिखों जैसा नहीं बना सकता था। लामुहाला इसके लिए मुझे दिल्ली आने का इंतज़ार करना था। मैं थर्ड क्लास में बैठ गया। दक्कन एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सारी रात गुजर गई और अभी नागपुर ही नहीं आया था। मैं तो बर्थ पर चुपके से पड़कर सो गया। सारी रात ट्रेन आंध्र प्रदेश के पथरीले मैदानों, जंगलों और छोटी छोटी आबादियों से गुजर रही थी। दूसरे रोज़ कहीं नागपुर आया। यहाँ से बरास्ता अनारसी गाड़ी भोपाल पहुँची। यहाँ से बीना, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, भरतपुर और मथुरा से होती हुई आखिरी दिल्ली के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते दक्कन एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन में, जहाँ तक मुझे याद आता है, 2 दिन और 2 रातें लगी। अगरचे मैं एक मुद्दत के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत मोहतात हो गया था। इंटेलिजेंस वालों की नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं। ट्रेन से निकलकर मैं जटाधारी साधु के हुलिये में चलता हुआ सीधा थर्ड क्लास के मुसाफिर खाने में आ गया। यहाँ मैंने मुँह हाथ धोया, बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वहाँ मुसाफिरों का शोर मचा हुआ था। जगह जगह मुसाफिर सामान के अंबार लगाए बैठे थे। मेरे लिए ये फ़िज़ा बड़ी साजगार थी। चाय के स्टॉलों पर मुसाफिर चाय वगैरह पी रहे थे। दिन के 8:30 बजे का अमल था। बरसात का मौसम था। मुसाफिर खाने के सारे पंखे चल रहे थे। मैं चुपके से उठा और जैसे अपनी धुन में मस्त मुसाफिर खाने के दरवाजे से बाहर निकल आया। वहाँ से खाली रिक्शे में बैठा। इसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। इस असना में मैंने सोच लिया था कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर मुझे अपना हुलिया सिखों जैसा बनाना है। शहर दिल्ली के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। कश्मीरी दरवाजे के बाहर कुदिसिया गार्डन है। इसके दरवाजे पर मैंने रक्षा छोड़ा और कुदिसिया गार्डन में दाखिल हो गया। जब देखा कि रक्षा नज़रों से ओझल हो गया है तो बाहर निकला, दूसरा रक्षा लिया और इसे तैमारपुर चलने को कहा। मेरा रक्षा तैमारपुर की तरफ जाती अलीपुर रोड पर तेज़ी से गुजर रहा था। तैमारपुर से कुछ पहले ओल्ड स्ट्रीट से थोड़ी दूर बाएं जानिब को एक छोटा सा टीला आता है। दरअसल यहाँ से तैमारपुर की बस्ती शुरू हो जाती है। मैंने इस जगह रक्षा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा। तैमारपुर अब एक अच्छी खासी मॉडर्न बस्ती बन चुकी है। कई बाज़ार, होटल और 2 सिनेमा घर भी बन गए हैं। दिल्ली ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की थी। इसकी आबादी बेतहाशा फैल गई थी और फैल रही। मैं तैमारपुर में कुछ ख़रीदना नहीं चाहता था। इसकी आबादी से पहलू बचाता हुआ कब मैं एक मैदान के पार वाली नीम देहाती बस्ती में आ गया। मुझे मालूम था कि इस किस्म की देहाती बस्तियों में मुझे मेरे मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। चुनाचा एक दुकान पर मैंने खद्दर के कुर्ते और तंग मोरी वाले खद्दर ही के पजामे बाहर लटके हुए देखे। मैंने इस दुकान पर से अपने साइज़ का खद्दर का कुर्ता, खद्दर ही का तंग पाइंचे वाला पैजामा और एक खद्दर का साफ़ा खरीद। सिखों की पगड़ियों वाला कपड़ा इस दुकानदार के पास नहीं था। कृपान और कंगी कड़ा भी यहाँ नहीं था। मैंने कुर्ता पजामा और साफ़ा कागज़ में लपेट लिया। आबादी से दूर एक जगह नशीब में दरख्त के पीछे बैठकर मैंने अपना साधुओं वाला लिबास उतारा और खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पजामा पहनकर शानों पर खद्दर का साफ़ा डाल लिया। दरी सिख आम तौर पर इसी किस्म का सादा लिबास पहनते हैं।
साधुओं वाला लिबास मैंने वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया था। मैं दूसरी तरफ से होता हुआ वापस तैमारपुर की बस्ती में पहुंच गया। यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया, रक्षा लिया और चांदनी चौक में आ गया। यहाँ एक बुज़ाज की दुकान से काले रंग और छोटे भर का 7-8 गज का कपड़ा खरीदा और इसे बगल में दबाकर एक बस में सवार हो गया। ये बस कश्मीरी दरवाजे से होती हुई तैमारपुरी की तरफ जा रही थी। मैं कश्मीरी दरवाजे उतर गया। मैंने पगड़ी बांधने के लिए कुदसिया गार्डन का इंतखाब किया था, इसलिए कि कुदसिया गार्डन में इतने गुंजान दरख्त और ऐसी ऐसी घनी झाड़ियाँ हैं कि इन पर छोटे छोटे टीलों का गुमान होता है। एक इसी किस्म के टीले जितनी झाड़ी के अकब में बैठकर मैंने हाथों से अच्छी तरह जमा कर सर पर सिखों की तरह पगड़ी बांध ली। मैंने गर्दन पर से बाल इकट्ठा करके सर के बीच में कर लिए थे। मुझे यकीन है कि जब मैं कुदसिया गार्डन से बाहर निकला तो बिल्कुल सिख लग रहा होऊंगा। कश्मीरी बाजार के अंदर एक पनवाड़ी की दुकान पर बड़ा आईना लगा था। मैं मूंछों को बल देते हुए दुकान पर आया और पनवाड़ी से खालिस मांझे के सिखों की जुबान में कहा, ज़रा ऐसी बेखुशबुआं उड़ा ली। पनवाड़ी ने फ़ौरन 4 इलायचियाँ पेश कर दी। मैं आईने में अपने आप को मूंछों को ताव देते हुए देख रहा था। मैं हूबहू सिख लग रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दाढ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और गले में कृपान और कलाई में लोहे का कड़ा नहीं था। मैंने सारी इलायचियाँ लेकर मुंह में डाल ली और झूमता झूमता शहर की तरफ चल दिया। मेरा सिखों वाला मेकअप बिल्कुल असली था। सर पर केस और पगड़ी, खद्दर का कुर्ता कांधों पर साफा, ना तराशीदा मूंछें और दाढ़ी। कमी अगर थी तो सिर्फ इतनी कि 5 कुक्कों में से मैंने सिर्फ 1 कुक्का पूरा किया था। 5 कुक्के कंगा, करपान, केस, कच्छा और कड़े पर मुश्तमिल होते हैं। मेरे केस यानी सर के बाल तो थे मगर बाकी कुक्के गायब थे। करपान मैंने चांदनी चौक में सेसगंज गुरुद्वारे के पास एक दुकान से ख़रीद कर पहन ली। कड़ा भी वहीं से लेकर कलाई में पहन लिया। कच्छे यानी अंडरवेयर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मेरी दाढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी। इसका इंतज़ाम मैंने ये किया कि एक सिख ही की दुकान से जाली ख़रीद कर इसमें दाढ़ी को इस तरह बांध लिया कि इसके छोटे होने का किसी को शुबा नहीं पड़ सकता था। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला ख़रीद कर मैंने इसमें खद्दर की चादर और कंघी, साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं बहुत हद तक मुतमईन हो गया था क्योंकि अब मेरा पहचाना जाना एक मुश्किल अमर था। रात के इब्तदाई लम्हों में मैं पंजाब एक्सप्रेस में सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। अमृतसर मेरे लिए कोई नया और अजनबी शहर नहीं था। इस शहर के कूचा व बाज़ार से मैं अच्छी तरह वाकफियत रखता था। इन दिनों सिखों की खालिस्तान की तहरीक ने इतना ज़ोर नहीं पकड़ा। ये अभी इब्तदाई मराहल में थी और संत भंडरा वाला अभी एक गैर मारूफ आदमी था। अगरचे इसका क़याम दरबार साहब में ही था। सिख खालिस्तान की हिमायत में बड़े पुरजोश थे। कभी कभी एक आध जुलूस भी निकाल लिया जाता था। एक किस्म का तनाव भारतीय पंजाब के सरहदी इज़ला में ज़रूर था, जिसकी वजह से अमृतसर में पुलिस की नफरी ज़्यादा कर दी गई थी और इंटेलिजेंस की सरगर्मियाँ भी ज़ोरों पर थी। ये बात मेरे लिए ख़तरे की घंटी थी, लेकिन चूँकि मैं एक सिख नौजवान के हुलिये में था इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं था। हाँ, मुझे चौकस रहने की ज़रूरत थी। पंजाब एक्सप्रेस मुँह अंधेरे अमृतसर रेलवे स्टेशन की यार्ड में दाखिल हो गई। अमृतसर के आसमान पर बादल छाए हुए थे। खुशगवार हवा चल रही थी। सितंबर के आखिरी दिन थे। रात को ठंड हो जाती थी। सिर्फ धूप में गर्मी बाकी रह गई थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसे मंसूबे के तहत मैंने अपने दिमाग में तय कर रखा था। ट्रेन अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो 3rd क्लास के डब्बे से बाहर आ गया। स्टेशन से निकलकर तांगे में बैठा और टाउन हॉल के पास खोती अहाते में आकर उतर। यहाँ से मैं पैदल ही दरबार साहब यानी सिखों के सबसे बड़े गुरु स्थान सूरन मंदिर की तरफ चल पड़ा। करमो ड्योडी और दर्शनी ड्योडी में से होता हुआ मैं बाजारी माई सेवा में आ गया। ये अमृतसर के गुंजानाबाद बाजार थी। यहाँ ज़्यादातर कपड़े और अनाज की दुकानें थी जो अभी खुली नहीं थी। कई बंद दुकानों के बाहर दरवाज़ों के पास मैंने पत्तों में लिपटे रतनजो के फूल देखे। ये फूल दुकानदार सिख और हिंदू गुरु साहिबान और कृष्ण जी के फ्रेम में लगी तस्वीरों पर डाला करते हैं। दरबार साहब के करीब काफ़ी रौनक थी। सिख हौज के पानी से पाँव हाथ धो रहे थे और माथे पर टीके भी लगा रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। मैं जानता था कि धना सिंह ग्रंथी दरबार साहब में ही होगा, मगर मैं अभी इससे नहीं मिलना चाहता था। मेरी मंजिल फ़िलहाल गुरु रामदास की सराय थी जो दरबार साहब के पहलू में थी। मैं गलियों बाज़ारों में से गुजर कर गुरु रामदास की सराय में आ गया। यहाँ बाहर से आए हुए सिख यात्री ठहरा करते थे। अरे नहीं, खाना लंगर से मुफ्त मिलता है। लंगर पास ही में बाबा होटल की इमारत में लगा हुआ था। मैं सराय के हाल कमरे में आकर कोने में बैठ गया और अपने मंसूबे पर असरे नो गौर करने लगा। सराय सिखों से भरी हुई थी। जगह जगह बिस्तर लगे थे। कोई सिख बिछोने पर बैठा बाल खोले कंघी कर रहा था। कोई छत के पंखे के नीचे बैठा अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ मरोड़ कर इसे ऊपर को चढ़ा रहा था। एक सिख औरत गिलास में चाय डालकर अपने बूढ़े बाप या शायद ससुर को दे रही थी।
मैं हाल से बाहर निकलकर सराय के मैनेजर से मिला जो एक नौजवान सिख था। मैंने उसे अपना नाम जोगिंदर सिंह बताते हुए कहा कि मैं नागपुर से गुरु स्थान माथा टेकने आया हूँ। कुछ रोज़ सराय में ठहरूंगा। गुरु की नगरी के दूसरे गुरुद्वारों की भी यात्रा करना चाहता हूँ। इसने मुझसे 10 रुपये लेकर मुझे एक रसीद दे दी और कहा कि हाल कमरे में अपना बिस्तर लगा सकता हूँ। मेरे पास बिस्तर नहीं था, बिस्तर साथ नहीं लाया था। वो बोला बिस्तर के 5 रुपये अलग होंगे। मैं किसी सिख के बिस्तर पर नहीं सोना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं सिखों से नफरत करता हूँ, नहीं वो भी खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए ऐसा किया था कि सिख आमतौर पर गंदे होते हैं और एक गंदे बिस्तर पर ना सोने का मुझे पूरा हक हासिल था। मगर ये बात मैं सराय के सिख मैनेजर से नहीं कह सकता था। मैंने 5 रुपये बिस्तरे के भी अदा कर दिए। सराय का एक मंडू यानी नौकर ने हाल के कोने में खाली जगह देखकर मेरा बिस्तर लगा दिया। पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान थी। एक सहूलत मुझे ये भी हासिल थी कि मैं गोरमुखी लिख पढ़ सकता था। सराय के गुसल खाने में मैंने गुसल किया, पगड़ी को अच्छी तरह से बांधा, दाढ़ी के बालों को जाली में लपेटा और बाजार माई सेवा में आ गया। अब हिंदू की दुकान पर मैंने चाय पी, मक्खन बंद का नाश्ता किया और दरबार साहब की तरफ चल पड़ा। बाजार माई सेवा में सिखों की ऐसी बेशुमार दुकानें थी जहां से आपको सिक्की के बारे में तकरीबन सारा लिटरेचर और धरी लवाजमात मिल जाते। एक दुकान से मैंने ग्रंथ साहब की 2 अदियाओं का गुटका और एक गुरनाम की जुई माला खरीदी। अब मैं पूरा सिख बना दरबार साहब के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर हौज के पास उतर गया। यहाँ जूतियाँ उतारकर जूतियाँ रखने वाले सिख को देकर टोकन लिया। हौज के पानी से पाँव धोए और दूसरी जानिब की संगे मरमर की सीढ़ियाँ उतरकर दरबार साहब में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।